काव्य शास्त्र में हम पढ़ रहे थे काव्य दोष। आप लोगों ने मुझे बताया था मैडम, काव्य शास्त्र में जब मैंने आपसे पूछा था तो आप बता रहे हैं कि शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, रस सिद्धांत, काव्य गुण, काव्य रीतियां, ये सब काव्य शास्त्र में आते हैं और जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। हम रस भी पढ़ चुके हैं, हम रीति भी पढ़ चुके हैं, हम गुण भी पढ़ चुके हैं, छंद और अलंकार, शब्द शक्ति आदि सब पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे काव्य दोष। याद आया? मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से साहित्य को, किसी काव्य को आनंदानुभूति के लिए काव्य गुणों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही उस काव्य का दोष रहित रहना भी अति आवश्यक है। तभी हम उस काव्य का आनंद ले पाएंगे। तो ये काव्य दोष क्या है? हमने आपको बताया था काव्य दोष क्या है। वे तत्व, वे बाधक तत्व जो काव्य का रस निष्पत्ति करने में बाधा पैदा करे, अर्थात हमको, पाठक को, श्रोता को वो काव्य समझ में नहीं आए, उसे आनंद की प्राप्ति ना हो, वो उसमें रमे ना, वो कौन से तत्व हैं? उन तत्वों को हम काव्य दोष कहते हैं, जो काव्य के रस का अपकर्ष करते हैं। हमने उसके कई सारे अर्थ और परिभाषा पढ़े थे। मैं आज एक छोटा सा रिवीजन आपको दे रही हूं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि काव्य दोषों के प्रकार क्या है, ये काव्य दोष आते क्यों हैं। तो मैंने बताया था जो काव्य दोष क्यों आते हैं, शब्द संबंधी, शब्द के स्तर पर आ सकता है काव्य दोष कि हमने उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया, अनुकूल शब्दों का प्रयोग नहीं किया। अर्थ के स्तर पे आ सकता है कि कवि ने काव्य लिख दिया, साहित्यकार ने रचना लिख दी, लेकिन हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वाक्य के स्तर पे आ सकता है कि कवि ने जो वाक्य संरचना की है, उस वाक्य संरचना का क्रम सही नहीं है या उसका अन्वय सही नहीं है, तो उसका सही सही अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। और या फिर रस के स्तर पर काव्य दोष आ सकता है कि जिस भाव को कवि हम तक पहुंचाना चाह रहा है, वो भाव हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उस भाव में बीच में बाधा आ जा रही है। वो तो हमने वीरत्व की बात कर रहा है, लेकिन हमारे मन में वीरत्व की भावना आई नहीं रही, हम तो निराशा में चले गए। तो इस तरीके का जो बाधा होती है उसे हम रस संबंधी दोष कहते हैं। तो इस प्रकार से काव्य दोष 4 प्रकार के माने गए: शब्द संबंधी, अर्थ संबंधी, वाक्य संबंधी और रस संबंधी। उस दिन हम पढ़ चुके थे कि शब्द संबंधी दोष कौन कौन से होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो मम्मट, बहामय और वामन जो आचार्य हैं, उन्होंने काव्य दोषों पर विस्तार से वर्णन किया है और विस्तार से विवेचना करके उन्होंने कई प्रकार के काव्य दोष बताए। शब्द दोष ही लगभग 16 प्रकार के शब्द दोष बताए गए हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ प्रमुख दोष पढ़े थे। मैं एक पुनरावृत्ति दे रही हूं आपको कि पहला शब्द दोष, जैसे शब्द में जो दोष है उसे हम क्या कहेंगे, ये शब्द दोष है। और शब्द दोष में पहला हमने पढ़ा था श्रुति कटुत्व दोष, अर्थात सुनने में ही कटुता हो, हमारे कानों को वो शब्द प्रिय ना लगे। जैसे भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। अब जो भर्त्सना है वो सुनने में हमारे कान को अच्छा नहीं लग रहा है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये श्रुति कटुत्व दोष है। दूसरा हमने पढ़ा था च्युत संस्कृति दोष, अर्थात व्याकरण संबंधी दोष। यदि व्याकरण का सही प्रयोग नहीं किया है, जैसे हम बोल रहे हैं तो उसकी सौंदर्यता ने मुझे अभिभूत कर दिया। अब ये सौंदर्यता शब्द ना, ये गलत है, संज्ञा की दृष्टि से गलत है। या तो सौंदर्य होना चाहिए या सुंदरता। उसकी सुंदरता ने मुझे अभिभूत कर दिया या उसके सौंदर्य ने मुझे अभिभूत कर दिया। तो व्याकरण संबंधी दोष होगा तब भी हमें सही सही अर्थ, जो उसका भाव है, आनंद है, वो हम नहीं ले पाएंगे। एक ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व दोष का मतलब क्या है कि साहित्य की अपनी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और उसमें यदि हम स्थानीय और गांवों के शब्दों का प्रयोग यदि बीच बीच में कर देते हैं जो कि उसके भाव को बाधित कर रहे हैं, तो उसे हम ग्राम्यत्व दोष कहेंगे। जैसे खोपरी पे परत पनैया ब्रज नारिन की। अब यह खोपरी शब्द है, ये एकदम ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो वो इसमें दोष उत्पन्न हो गया है। एक हमने देखा था अश्लील दोष, यानी कि काव्य में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर ले जिसको हमको सबके सामने प्रयोग करने में शर्म आए, लज्जा का अनुभव हो, जो हमारे संस्कारों के अनुकूल ना हो, जो हमारे मूल्य नैतिकता से थोड़ा सा परे हो। तो ऐसे दोष को हम अश्लील तत्व या अश्लील दोष कहते हैं। एक होता है अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व जो लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं होता, शास्त्रों में तो प्रयोग होता है, शास्त्रीय शब्द हैं, शास्त्रीय सिद्धांत है, लेकिन लोक व्यवहार में प्रयोग नहीं है।
लोग उसको जानते नहीं है। हमने यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया तो हम उसे क्या कहेंगे? अप्रतित्व दोष कहेंगे। इसके बाद हमने एक बहुत ही मतलब दिल को छूने वाला और इंटरेस्टिंग दोष पढ़ा था, क्लिष्टस्थ दोष। क्लिष्ट दोष, क्लिष्ट दोष क्या है कि जो हम कविता पढ़ रहे हैं और कविता को पढ़ के उसका अर्थ ही हमें ग्रहण नहीं हो रहा, उसके शब्द इतने कठिन है कि वो निकाल ही नहीं पा रहे हम, तो वो हमें हमारे लिए क्लिष्ट दोष माना जाएगा। यहां तक हम उस दिन पूरा कर चुके थे। आज हम पढ़ते हैं आगे, शब्द दोष के आगे हम पढ़ते हैं वाक्य दोष। वाक्य दोष क्या होता है? वाक्य दोष जब जो काव्य है उसमें जो वाक्य का गठन किया गया है, उस वाक्य के गठन में कुछ कमी हो तो हम क्या कहेंगे कि ये वाक्य दोष है। उसका जो क्रम होना चाहिए वाक्य का, वो क्रम सही नहीं है, उचित नहीं हो, वाक्य रचना दोषपूर्ण हो, तो हम वाक्य दोष माना जाता है। ये वाक्य दोष कितने प्रकार के होते हैं सुनिए ध्यान से। वाक्य में जो पहला दोष माना जाता है वो है न्यून पदत्व दोष। न्यून मानी कम, पदत्व मानी वे शब्द जो कि वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। तो वाक्य में ऐसा प्रयोग करना कि जब हम उस वाक्य को पढ़े तो हमें लगे कि यार इसमें कुछ और होना चाहिए, पूरा मतलब नहीं निकल रहा। जैसे मैंने आपसे कहा तुम आ जाना क्योंकि, नहीं तो देख लो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। अब आप देखो, तुम आ जाना क्योंकि, आपको लग रहा है यार क्योंकि बताओ तो सही, न्यून पदों का प्रयोग किया मैंने, कुछ और पद आने चाहिए ना, कुछ और शब्द आने चाहिए ना, पर मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, तो इसे कहते हैं अपन न्यून पदत्व दोष। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है आपको? जैसे इसका एक उदाहरण देखते हैं, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। ध्यान से सुनो, पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु। इस पंक्ति का कहने का भाव कवि का यह है कि जो पानी होता है, जो पावक मतलब अग्नि है, पवन मानी हवा है, प्रभु मानी ईश्वर, ये साधु और असाधु, सज्जन और असज्जन दोनों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं। ठीक है, भाव यह है इसका। लेकिन देखो क्या ये प्रकट हो रहा है इसमें भाव? पानी पावक पवन प्रभु जो असाधु त्यों साधु, नहीं हो रहा ना? इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है कुछ शब्द मिस हो गए हैं, गायब हो गए हैं। ऐसा आना चाहिए कि ये समान व्यवहार करते हैं, तो कुछ समान व्यवहार जैसा कोई शब्द आना चाहिए जो कि इसमें मिसिंग है। तो हम क्या कहेंगे कि न्यून पदत्व दोष है। इसी का उल्टा एक दोष होता है, किसी में तो शब्दों की जरूरत होती है कि और शब्द प्रयुक्त होने चाहिए थे, और कहीं कहीं काव्य में हमें क्या लगता है कि लेखक जबरदस्ती के शब्द प्रयोग कर रहा है, इन शब्दों का प्रयोग करने का कोई मतलब ही नहीं था। अधिक पदत्व दोष, जहां अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं कह दूं मेरा मतलब है कि आई मीन, देखो मैं ये कहना चाहती हूं। अब मुझे बताओ ये तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है ना? मेरा मतलब है कि आई मीन मैं कहना चाहती हूं, क्या ये अधिक पदत्व? एक ही बात से बात हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बार बार एक ही चीज को क्यों कर रही हूं? तो ये अधिक पदत्व दोष है। काव्य में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो कवि होता है कई बार आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग कर लेता है, वो काव्य दोष माना जाता है। जैसे पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है, यानी कि पुष्प की जो खुशबू है, पुष्प का जो पराग है, उसमें रंग कर जो भंवरा है वो गुंजार कर रहा है। अब ये पराग तो होता ही पुष्प का है और किसी का होता ही नहीं। जो खुशबू होती है, जो उसके कण होते हैं, वो पराग शब्द पुष्प के लिए ही प्रयुक्त होता है, और किसी चीज के लिए नहीं होता, पत्ती के लिए, पेड़ के लिए प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पुष्प शब्द काम में नहीं भी लेता ना, तो अभी इसका अर्थ प्रकट हो रहा था कि पराग से रंग का भ्रमर गुंजारता है। तो भी हम समझ लेते कि फूल के पराग से ही रंग कर भ्रमर गुंजरित कर रहा है। तो यहाँ पुष्प शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं था। जैसे अपन कहते हैं ना, आज रविवार का दिन है। अब बताइए, आज रविवार का दिन है, वारवानी भी दिन होता है और दिनवानी भी दिन होता है। हम ये भी कह सकते हैं आज रविवार है। दिन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अधिक पदत्व हो गया, नहीं हो गया? तो इसे अधिक पदत्व दोष कहते हैं। क्लियर बेटा, समझ आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? वेरी गुड। एक दोष क्या आता है वाक्य संबंधी? अक्रमत्व दोष, यानी कि वाक्य में हर शब्द का एक क्रम होता है। आप देखते होंगे हिंदी में हमारी जब वाक्य संरचना होती है तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। राम खाना खाता है, राम पहले आएगा, फिर खाता है खाना, और खाता है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेजी में और हिंदी में यही अंतर है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट देन
वर्ब, वर्ब बाद में आता है, ठीक है ना। अब यदि किसी वाक्य में कुछ इस तरीके का शब्द प्रयोग कर दिया जाए, जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, तो सही है, राम खाना खाता है, खाना क्या हुआ, क्रम भंग हो गया ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्रमत्व दोष। ऐसे देना प्रकट दिखता निरा आशंकित हो। अब देखो ये जो वाक्य, इसको ध्यान से पढ़ना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकित हो। ये देना जो शब्द है ना, ये दिखता के बाद आना चाहिए, ऐसा प्रकट दिखला देना, दिखला के बाद आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस शब्द को पहले प्रयुक्त ले लिया, क्रम भंग हो गया, इसलिए इसको हम अक्रमत्व दोष कहेंगे। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, है ना। बताइए इसमें क्या लगा आपको, इसमें मानवी शब्द पहले आना चाहिए। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, जो भगवान है वो मानव जैसी लीला कर रहे हैं, तो विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं। जबकि वाक्य क्या कर दिया है कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, अर्थ ही बदल जाता है, मानवी मतलब कोई मानव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको ऐसे लेते हैं कि विश्व में मानवी लीला कर रहे हैं, तो वो मानव जैसी लीला कर रहे हैं। तो इस तरीके से अकर्मत्व दोष, वाक्य का जो संगठन है, वाक्य का जो क्रम है वो उचित होना चाहिए, नहीं तो उसमें अकर्मत्व दोष आ जाता है। वाक्य में एक प्रकार का दोष हमें और दिखाई देता है, पुनरुक्ति दोष। बार बार किसी चीज को कहना, एक ही चीज का रिपीटिशन करना, उसे हम पुनरुक्ति दोष कहते हैं। कई बार जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कवि भावावेश में एक ही शब्द को बार बार कहता जाता है, बार बार रिपीट करता जाता है। पहली पंक्ति में भी वो वाली बात कही, तीसरी पंक्ति में भी वो वाली बात कही, पांचवी पंक्ति में भी वही वाली बात कही। हम कहते हैं कि बात तो एक ही है, क्यों बार बार कह रहा है, इसे कहते हैं पुनरुक्ति दोष। एक्चुअल में ये दोष भावावेश के कारण पैदा होता है। जब इंसान बहुत भावावेश में होता है ना और अपनी बात पे ज्यादा जोर देना चाहता है, तो वो एक ही बात को रिपीट करता रहता है। कई बार नहीं कहते आप अपनी मम्मी से, भाई बार बार क्यों कह रहे हो, सुन तो लिया, बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है, बार बार एक ही बात क्यों कह रहे हो। तो दोष होता है पुनरुक्ति दोष। काव्य में भी पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे अपने उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। अब भाते और अच्छे, रिपीटिशन हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ, तो ये दोष हो गया ना। हम ये भी कह सकते थे कोमल वचन सभी को भाते, ठीक है, और अच्छे लगते मधुर वचन। ये दोनों वाक्य एक ही तो अर्थ दे रहे हैं, हम पुनरुक्ति कर रहे हैं, ये तो पुनरुक्ति दोष है, ठीक है बेटा। जैसे सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, तुम्हें सारा जगत जहान जानता है। अपन कई बार कहते हैं रहने दो, सारी दुनिया संसार जानती है, तो दुनिया संसार तो एक ही है ना, हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पुनरुक्ति दोष होता है। ये हमने कुछ वाक्य संबंधी दोष देखे। वाक्य संबंधी दोषों में हमने क्या क्या दोष देखे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यून पदत्व दोष, फिर हमने देखा अधिक पदत्व दोष, फिर हमने देखा अक्रमत्व दोष, और उसके बाद हमने देखा पुनरुक्त दोष। ये 4 प्रकार के जो दोष है वो वाक्य से संबंधित दोष है। तो हमने शब्द दोष देख लिए बेटा, शब्द दोष के बाद हमने देख लिए वाक्य दोष। अब हम देखते हैं अर्थ दोष। अर्थ दोष में क्या क्या आता है, अर्थ दोष में क्या क्या आता है। तो मैं यदि आपको बताऊं कि अर्थ दोष में सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि क्लिष्ट दोष को ही मानूंगी, कि जिसका अर्थ बड़ी मुश्किल से निकल रहा हो। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें अर्थ दोष है, जिसका अर्थ निकालने में ही हमको बहुत टाइम लग जाए। पढ़िए आपने शब्द शक्ति, अभिधा में तो सीधा साधा अर्थ होता है, लक्षणा में मुख्यार्थ में बाधा होती है और फिर कहीं से अर्थ निकालना पड़ता है, और व्यंजना में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। तो जब अर्थ निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़े तो हम क्या कहेंगे, उसमें क्लिष्ट दोष है। बिहारी की आप अन्योक्तियां उठाइए, बिहारी के आप दोहे उठाइए, उनमें हमको कई जगह इस तरीके का क्लिष्ट दोष मिलेगा। जैसे मैंने आपको सूरदास का उदाहरण बताया था, याद है आपको, वेद नकत ग्रह जोर या रद्द करी, सोई बनत अब खात। सखियां कह रही हैं उद्धव से, सीधा सीधा भी कह सकती थी कि अब तो हम तो विष खा के मर जाएंगे। ये सीधी सीधी बात भी कह सकती थी, अभिधा में प्रसाद गुण के तहत सीधी सीधी बात कह सकती थी, हम विष खा के मर जाएंगे। पर उन्होंने विष शब्द का काम में नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा, वेद 4, नखत 27, ग्रह 9, जोड़ो 40 हो गए, आधे करो अरद, आधे करो 20,
बस उस बीज को खा के मर जाएंगे। तो हमने देखा शब्द का अर्थ कितना कूट है, कितना कठिन है। तो हम कहेंगे ये क्लिष्टस्थ दोष है, और ये अर्थ का भी दोष माना जाता है और शब्द का भी दोष माना जाता है। अर्थ का दोष एक और माना जाता है दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष का क्या मतलब है बेटा, कि वाक्य में जो हम शब्द रख रहे हैं उनका जो क्रम है वो उनके अर्थ और उनके महत्व के अनुसार होना चाहिए, कि वाक्य में कोई शब्द हम कहाँ कहाँ कैसे रख रहे हैं। तो एक उदाहरण से द्वारा इसको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। ध्यान से सुनना, मारुत नंदन मारुत को, मारुत मानी हवा को, मन को मन का, खगराज को पक्षी को वेग लजायो, मतलब हनुमान जी इतना तेज चलते हैं कि वो हवा के वेग को, मन के वेग को और पक्षियों के वेग को भी लजा देते हैं। वाक्य में तो आपको देख रहे हैं उन्होंने तुलना करी है, हनुमान जी की जो गति है उसकी तुलना उन्होंने 3 से करी है, एक हवा से की है, एक मन की गति से की है और एक पक्षी की गति से की है। पर देखो इसमें दुष्क्रमत्व दोष आ गया। कैसे बताओ आप, हवा, मन और पक्षी, इनकी गति में से सबसे तेज गति किसकी है? बताओ जल्दी बताओ। हवा की गति, मन की गति और पक्षी की गति, बताइए किसकी गति सबसे ज्यादा तेज है? बताइए बताइए। मन की गति देखो, 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में अमेरिका, सेकंड्स में अमेरिका, सेकंड्स में इंग्लैंड। अभी यहां पर है कॉलेज में बैठ के हिंदी पढ़ रहे हैं, फटाफट चला गया पॉलिटिकल साइंस में, जल्दी से चला गया हिस्ट्री में। मन की गति बड़ी तेज है। तो जब और इन्होंने मन की गति को बीच में रख दिया है। अब ये जो मन की गति है या तो आती सबसे पहले और या आती सबसे बाद में, क्योंकि सबसे ज्यादा गति तेज किसकी है? मन की। इन्होंने देखो सेंटर में रख दिया, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। होना ये चाहिए था मारुत नंदन मारुत को खगराज को मन को वेग लजायो। मन का जो वेग है उसे सबसे लास्ट में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये क्या किया, सबसे पहले कर लिया। तो ये हो गया इसका दुष्कर्मत्व दोष। ऐसे देखो एक उदाहरण और देखो, नृपमो कहम है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति राजा से इनाम मांग रहा है। तो इनाम मांग रहा है तो वो क्या कह रहा है, नृप मो, हे राजा मुझे दे दीजिए है घोड़ा दे दीजिए, अथवा मत गजेंद्र, या फिर मुझे हाथी दे दीजिए। तो एक व्यक्ति जो मांग रहा है वो कह रहा है कि राजा मुझे घोड़ा दे दीजिए या हाथी दे दीजिए। अब ईमानदारी से बताओ, हाथी ज्यादा कीमती होता है या घोड़ा ज्यादा कीमती होता है? तो उसको पहले क्या मांगना चाहिए, हाथी या घोड़ा? हाथी मांगना चाहिए ना। तो यहां पर घोड़े की बात पहले कह दी है, जबकि होना ये चाहिए कि नृपमो क्या है, मत गजेंद्र है दीजिए, या तो मुझे मत गजेंद्र दीजिए, और मत गजेंद्र नहीं है यानी कि हाथी नहीं है तो फिर मुझे घोड़ा दे दीजिए। तो महत्वपूर्ण बात को हम पहले बोलेंगे और जो कम महत्वपूर्ण बात है उसको हम थोड़ा बाद में बोलेंगे। तो इस प्रकार देखो, हमने शब्द दोष देख लिए, हमने वाक्य दोष देख लिए और हमने अर्थ दोष देख लिए। अब एक दोष और देखते हैं जिसे हम कहते हैं रस दोष। रस हमने पढ़े हैं, रस क्या होते हैं? कविता के भाव, जो हमारे मन में वो भाव पैदा करते हैं। याद है मैंने आपको 9 रस बताए थे, श्रृंगार, शांत, करुण, भयानक, विवश, रुद्र, याद है? और फिर मैंने आपसे कहा था 10वां रस वात्सल्य रस, जिसके प्रतिष्ठापक सूरदास माने जाते हैं, और 11वां रस भक्ति रस। ये सारे रस हमारे काव्य में स्वीकृत रस है। तो इन रसों के रसास्वादन में जब बाधा आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रस दोष कहते हैं। क्योंकि काव्य की रचना का तो उद्देश्य ही रसास्वादन करना है, भाव को ग्रहण करना है, आनंद की प्राप्ति करनी है। और जब उसी भाव को ग्रहण करने में, उसी आनंद की प्राप्ति करने में, उसी रसास्वादन में जब बाधा उत्पन्न हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये रस दोष है, ये कविता रस के दोष से ग्रसित है। कैसे देखें, इसका उदाहरण देखते हैं अपन कि कवि है वो श्रृंगार रस के वर्णन की बात कर रहा है। कवि कह रहा है, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम पल को पतो ना यहाँ काले कहा होई गो। पहली पंक्ति में श्रृंगार रस आमंत्रण है, प्रेम से परिपूर्ण कविता लाइन है कि खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, हे गोरी आज होली खेलो, हम तुमसे क्या कर रहे हैं? निहोरी, तुम्हारे निहोरे कर रहे हैं।
तुमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो खेलो आज होरी गोरी, करते नहीं हो रही हम, और पल को पतो ना यहाँ काल हो कहा होई हो। और एक सेकंड दूसरी ही लाइन में वैराग्य पैदा कर दिया, दूसरी ही लाइन में निराशाजनक बात कह दी कि कल का पता नहीं कल क्या होगा, जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो श्रृंगार रस तो प्रेम का उद्रेक कर रहा है, उल्लास और आशा का संचार कर रहा है, और दूसरे क्षण निराशा में डुबो दिया हमको। तो रस में बाधा आ गई, है ना, सही रस का प्रयोग नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे, श्रृंगार रस में करुण रस आ गया यहाँ पर। तो इस रस को हम रस दोष मानते हैं। अब देखो मैं यहाँ एक बात कह रही हूँ, आपसे ध्यान दे के सुनना। हमारे भारतीय रस साहित्य में तो इसको दोष माना गया है कि एक रस का वर्णन करते करते हम किसी दूसरे रस पर आ जाएं। ये हमारे भारतीय साहित्य में दोष माना गया। भारतीय साहित्य शास्त्र और भारत के जो आचार्य हैं उन्होंने इसको दोष माना है। लेकिन पाश्चात्य जब साहित्य हम पढ़ते हैं तो वहां इसको उन्होंने गुणों के रूप में माना है। आपने चार्ली चैपलिन की कुछ मूवीज देखी होंगी। आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन अपन को हंसाते हंसाते रुला देता है और रुलाते रुलाते हंसा देता है। ये उसकी कला की उत्कृष्टता मानी जाती है कि वो एक रस में दूसरे रस को प्रवाहित कर देता है। आप तुलसीदास जी की रचना में भी देखिए, तुलसीदास की रचना देखिए आप, जहां पर हनुमान जी संजीवनी लेने गए हुए हैं और इधर राम लक्ष्मण को के साथ विलाप कर रहे हैं। विलाप क्या, प्रलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि लक्ष्मण मेरे भाई, मैं अयोध्या में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। और सारे जो बंधु वानर सेना है वो भी एकदम दुख में डूबी हुई है, यानी कि चारों तरफ करुण रस की सृष्टि हुई है। और ऐसे में हनुमान जी संजीवनी लेके आ जाते हैं, एकदम जोश और उत्साह आ जाता है, दो रसों का मिलन हो जाता है। तो पाश्चात्य यदि साहित्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इसे गुण माना जाता है, और हमारे भारतीय साहित्य शास्त्र में इसको एक तरीके का दोष माना गया है। ठीक है, ये जो बिंदु है वो काफी डिस्कशन का बिंदु है कि वास्तव में ये दोष है या ये गुण है, लेकिन अभी यहाँ हमारे लिए प्रासंगिक ये है कि हम दोष पढ़ रहे हैं तो हम इसको दोष में ही शामिल करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं इसकी कि किस तरीके से जो रस के विपरीत यदि हम काम कर लें। जैसे हर रस की अपनी एक आवश्यकता होती है, हर रस की अपनी एक विशेषता होती है कि जैसे मान लो श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस में टय वर्ण की, पढ़ाया था ना मैंने, श्रृंगार रस हो, वैदर्भी नीति हो, इनमें टय वर्ण का उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये कटु माने जाते हैं। और वैदर्भी नीति, श्रृंगार रस, ये सब क्या है, माधुर्य से परिपूर्ण है, तो इनमें टय वर्ण की आवृत्ति नहीं होती। पर आप देखिए ये उदाहरण, मुकुट की उटक पटक विवि कुंड को बोह की मटक नेक आंखें ने दिखाऊ रे, है तो श्रृंगार रस है। मुकुट की उटक लटक विवि कुंड को बोह के मटक नेक आंखें ने दिखाऊ रे, श्रृंगार रस है कि अपने जो कृष्ण है उसके सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उसकी आंखें के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, अपने आंखों से उसको देखना चाहते हैं, लेकिन बार बार टय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो श्रृंगार रस की जो निष्पत्ति हो रही है उसमें बाधा आ रही है, क्योंकि श्रृंगार रस में तो माधुर्य युक्त कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है, उसमें तो माधुर्य गुण होता है, उसमें तो वैदर्भी काव्य रीति होती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्लंघन हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें रस संबंधी दोष है। तो इस प्रकार बेटा आज हमने काव्य के दोष देखे। मैं एक बार छोटा सा आपको रिवीजन कर देती हूँ, टाइम होने जा रहा है, कि रस में, रस निष्पत्ति में या रस के उत्कर्ष में जो बाधक तत्व होते हैं, जो रस का अपकर्ष करते हैं, उन बाधक तत्वों को हम काव्य दोष कहते हैं। ये काव्य दोष कविता में नहीं होने चाहिए। लोगों, मतलब हमारे आचार्यों ने कहा है कि जैसे मीठी मीठी खीर में यदि कोई नमक मिला दे तो वो जो खीर होती है वो त्याज्य हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती है। उसी तरीके से यदि काव्य दोष आ जाए तो वो जो कविता है वो आनंद देने वाली नहीं होती है। और इन दोषों को हमने 4 भागों में बांट दिया है, शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इसके बाद भी हमने इनके आगे और अलग अलग विभाग किए हैं जो मैंने आपको विस्तार से समझाया। आशा आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में या मैसेज करेंगे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी। और इसके बाद, इससे पहले वाला जो पिछले वाला वीडियो है उसको अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि उसमें मैंने रस के अर्थ और परिभाषा को और प्रकारों को बहुत डिटेल से समझाया है। ठीक है बेटा, ओके, बाय।